सभी साथियों को सादर नमस्कार। आज सरकार ने जीडीपी की नई परिभाषा दी है। इसको मैं जीडीपी पार्ट 2 बोलता हूँ। जीडीपी पार्ट 1 में देश को बताया गया कि जीडीपी का अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए -10 से -15 के बीच रहने का उम्मीद है। पार्ट 1 में देश को बताया गया कि जीडीपी का अर्थ गैस, डीजल और पेट्रोल है। और अब जीडीपी पार्ट 2 लेकर सरकार आई है। जीडीपी पार्ट 2 में क्या क्या अंश है? जी का मतलब ग्रीन वेजिटेबल, डी का मतलब दाल और पी का मतलब पोटैटो। ये त्योहारों का सीजन है। अगले महीने 1.5 महीने में देश में बड़े बड़े त्यौहार हैं, जिसमें देश का हर व्यक्ति हिस्सा लेता है, देश का हर व्यक्ति उसकी प्रतीक्षा करता है। उस त्योहारों के सीजन में क्या हो रहा है? जीडीपी जो पिछले क्वार्टर में थी, और यहाँ पे जीडीपी मोदी जी वाली जीडीपी नहीं, गैस, डीजल, पेट्रोल तो बढ़ रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो भी बढ़ रहे हैं। यहाँ जीडीपी का अर्थ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो -23.9% है। बेरोजगारी की दर लगभग 8% है पूरे देश की। और अगर आप सब्जियों की, दालों की और आलू और प्याज की बात करें तो ऐसे ऐसे आंकड़े आ रहे हैं कि आप सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एक इतिहास बनाया था, एक रिकॉर्ड बनाया था मोदी सरकार ने, वो था 45 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी देने का। उसी तरह उसी इतिहास में एक और क्रम जोड़ दिया गया है कि 10 सालों में सबसे बड़ी आलू की कीमतों में वृद्धि हुई है, तो वो अक्टूबर महीने के दौरान हुई है। और मैं आंकड़े दूंगा आपको, एक एक आंकड़ा दूंगा। और ये सब कब हो रहा है? जब देश प्रमुख त्योहारों की ओर जा रहा है, जब देश के लोग 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने अपना रोजगार खोया है अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान, जब देश में हर सैलरीड क्लास कम व्यक्ति की या तो उसकी नौकरी गई है या उसकी सैलरी में कमी आई है, और उस दौरान क्या बढ़ रही है? जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो नेगेटिव में है। यहां पे जीडीपी का अर्थ है ग्रीन वेजिटेबल, दाल और आलू की कीमत। इस बात को शुरुआत करूं उससे पहले 2 आंकड़े देता हूं और फिर उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स CFPI निरंतर बढ़ता जा रहा है, और आपको आश्चर्य होगा, अब सितंबर माह में कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स 10.5% के पास जाके पहुंच गया है। जहां पे जीडीपी को पहुंचना चाहिए था, 10.5% की जीडीपी की वृद्धि की बात होती थी, वहां पर आज कंज्यूमर प्राइस फूड प्राइस इंडेक्स सितंबर 2020 में जाके पहुंच चुका है। इन्फ्लेशन रेट, अगर हम सब्जियों की बात करें, और ये आंकड़े हैं, ये आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं, सितंबर 2020 में 22% की दर से 22.71, लगभग 23% की दर से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। दालों के दाम 13.7%, लगभग 14% की दर से दालों के दाम बढ़ रहे हैं। और घट क्या रहा है? घट रही है नौकरियां। घट क्या रहा है? घट रही है वास्तविक जीडीपी। मोदी जी वाली जीडीपी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं। मोदी जी की पार्ट 1 जीडीपी गैस, डीजल, पेट्रोल तो बढ़ रहा है। मोदी जी की पार्ट 2 जीडीपी ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो तो बढ़ रहा है, पर वास्तविक जीडीपी घट रही है। आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, और यह आंकड़ा मैंने सारे सरकारी सोर्सेस से इकट्ठा किया है। 2019 की 31 अक्टूबर पे, मतलब पिछले साल 31 अक्टूबर पे, प्याज की कीमत खुदरा बाजार में, रिटेल मार्केट में 45.3 रुपीज पर केजी था, 45 रुपया 30 पैसे, जो आज
बॉम्बे की कीमत बता रहा हूं 110 रुपए पर केजी पे। मतलब एक साल में प्याज की कीमत में वृद्धि हुई है 143%, 143%। एक साल पहले 31 अक्टूबर 2019 को आलू की प्रति किलो दाम था 22 रुपए 30 पैसे, और आज बॉम्बे में क्या, मंडी में रिटेल दाम क्या, 55 रुपए। एक साल में 147% की वृद्धि हुई है। आलू में 147% इंक्रीज, प्याज में 143% इंक्रीज। यही स्कीम यहां तक नहीं रुकी है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो, यही जीडीपी है मोदी सरकार के लिए तो, और जिसमें 147% की जंप हो रहा है। उड़द की दाल जो 2019 31 अक्टूबर को 83 रुपए 60 पैसे प्रति केजी दाम था, वो आज हो गया 106 रुपए 50 पैसे। मतलब उड़द दाल में एक साल में 27% की वृद्धि। अरहर दाल में एक साल में 23% की वृद्धि। मसूर दाल में एक साल में 22% की वृद्धि। मूंग दाल में एक साल में 20% की वृद्धि। और जीडीपी -10 से 15%, क्वार्टर वन की -23.9%। और कीमतें आलू प्याज दालों की, आलू प्याज तो 147% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रहे हैं। ये सारे आंकड़े सरकारी सोर्सेस से मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं, रिटेल प्राइसेस। एंड जब मैंने 2019 का 31 अक्टूबर का आंकड़ा दिया वो एवरेज रिटेल प्राइस था, और जो कल का मैं आंकड़ा दे रहा हूं आपके सामने वो रिटेल प्राइस इन बॉम्बे मार्केट आपके सामने कोट कर रहा हूं। बाकी शहरों में ±5-10 रुपए पर केजी हो सकता है। फिर स्थिति यहीं नहीं रुकी है। सवाल जो उठता है और जो महत्वपूर्ण सवाल है, और ये मैं पूछना चाहता हूं जो जीडीपी यानी ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो को कीमतों को बढ़ाने पे तुले हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पोटैटो में, आलू में 147% की वृद्धि है, तो आपने 2019-20 में 1.25 लाख टन एक्सपोर्ट क्यों किया आलू? आलू को 2019-20 में 1.23 लाख टन एक्सपोर्ट किया जाता है, और अब कीमतें यहां पे 147% बढ़ रही है, और हमारे आलू को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इससे ज्यादा मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप जो आम हिंदुस्तानी के ऊपर इससे ज्यादा कुठाराघात नहीं किया जा सकता, और वो भी ऐसे समय में जब देश पूरा फेस्टिव मूड में हो। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि जब आलू का भंडारण 2018-19 में 238 लाख टन आलू का भंडारण हुआ, तो वो 2019-20 में 214 लाख टन क्यों रह गया? मतलब देखिए, भंडारण की हमारे पास जगह है, क्योंकि 18-19 में हमने 238 लाख टन किया, 19-20 में हमने 214 लाख टन ही भंडारण किया, और भंडारण की जगह हम हमारे आलू को हमारे भंडारों में नहीं रख रहे हैं, उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है? सूट बूट वाले दोस्तों को, जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोगों को फायदा पहुंचाना, वो भी ऐसे समय जब लोगों की नौकरियां जा रही है, जब जीडीपी औंधे मुंह गिर रही है, जब हर जगह सैलरी कट की खबरें आ रही है, जब देश फेस्टिव मूड में है, उस समय देश के लोगों के ऊपर इस तरह का कुठाराघात। मैं पूछना चाहता हूं, सारे आंकड़े हैं, और जो अब अगला आंकड़ा दे रहा हूं वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है, भारत सरकार की। मैं पूछना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का आंकड़ा है कि देश ने जनवरी 2020 में 46,000 टन प्याज का इंपोर्ट किया था, उसमें से 32,000 टन, मतलब 46 में से 32, मतलब 70% प्याज मार्केट में ही नहीं आया। उसको यह कह के रफा दफा कर दिया गया कि यह खराब हो गया। अब भंडारण हमारे यहां 70% आप इंपोर्ट जो प्याज का करते हो वो आप मार्केट में ही नहीं देते हो। इसके पीछे क्या राज है बताइए ना। जीडीपी पार्ट 2 को क्यों बढ़ाना चाह रहे हो आप, और वो भी इस सीजन में? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि अभी पिछले महीने ही आपने जबरदस्ती, अनडेमोक्रेटिकली, बिना संसद में डिस्कस किए फार्म बिल पास किए थे,
और क्या कहा था फार्म बिल के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने? बाकी माननीय एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है वो तो देश को पता ही नहीं है, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि किसान अपनी फसल कभी भी कहीं भी जाकर बेच सकता है। मैं उनसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये सवाल किसान भाइयों की ओर से है, सरकार से सवाल, कि जब उत्तर प्रदेश में जब टोटल जो 30 लाख टन आलू पड़ा था भंडारों में, जिसको आपने कहा था कि आप 30 नवंबर तक उसको भंडारण कर सकते हैं, स्टोरेज में 30 लाख टन आलू को रख सकते हैं, आपने उसकी तिथि 30 नवंबर से घटा के 31 अक्टूबर क्यों की? जो किसान को कहा गया आप आलू 30 नवंबर तक रख सकते हो, उसके तहत किसान ने, उत्तर प्रदेश के मेहनत का किसान ने 30 लाख टन भंडारण किया उत्तर प्रदेश के वेयर हाउसेज में। वो आपने 30 लाख टन जो आलू वहां पड़ा था उसकी डेट को 30 नवंबर से हटा के 31 अक्टूबर क्यों कर दिया? इसका मतलब आप नहीं चाहते कि बढ़ी हुई कीमतों का फायदा किसान को मिले। एक तरफ तो 1 महीने पहले ही आपने कहा था इन फार्म बिल से कोई भी किसान कहीं भी जाकर कभी भी अपनी फसल का दाम निश्चित कर सकता है, उसको इस तरह बाध्य क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि बढ़ती हुई कीमतों का फायदा सिर्फ सूट बूट वाले आपके दोस्तों को मिले, अन्नदाता किसानों को नहीं मिले। बहुत गंभीर प्रश्न है ये। फिर स्थिति यहीं नहीं रुकी है। मैंने अभी सप्ताह भर पहले आप ही के सामने रेल किराए की बात की थी, जिसमें 25 से 30% रेल किराए में वृद्धि हो गई फेस्टिव सीजन में। आपको जान के आश्चर्य होगा, इस फेस्टिव सीजन में नॉर्मल ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, जो भी चल रही है वो स्पेशल ट्रेन चल रही है, और उसका भाड़ा 25 से 30% ज्यादा है। और आज अगर कोई व्यक्ति, बिहार का व्यक्ति जो दिल्ली में काम करता है, बंबई में काम करता है, उसको छठ पूजा के लिए अपने घर जाना है तो उसको 25 से 30% ज्यादा रेल किराया देना पड़ेगा, वो भी ऐसी स्थिति में जब उसके पास नौकरी नहीं है, ऐसी स्थिति में जब उसकी सैलरी कंसिस्टेंटली कम हो रही है। यही नहीं रुकी है। बैंकों की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एटीएम विड्रॉल हो, मल्टी सिटी चेक हो, ट्रांजैक्शंस अमंग्स द ब्रांचेज हो, उसकी जो दर है उसको भी बढ़ा दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, गैस डीजल पेट्रोल के दाम जो कि आपके लिए, इस मोदी सरकार के लिए जीडीपी था, उसको बढ़ा के आपका पेट नहीं भरा कि आपने जीडीपी पार्ट 2 लेके आ गए? ग्रीन वेजिटेबल, दाल और पोटैटो की कीमतें बढ़ा रहे हो। इस संदर्भ में मेरे और कांग्रेस पार्टी के और हर हिंदुस्तानी के जो मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता है, उसके 4 सवाल है। मेरा पहला सवाल है कि क्यों आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी? क्यों भंडारण की व्यवस्था होते हुए भी हमारे आलू को, और छोटा मोटा अमाउंट नहीं, 1.25 लाख टन आलू को आपने देश के बाहर क्यों इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, जबकि हमारे पास भंडारण था? मेरा दूसरा सवाल है कि जब प्याज हमने इंपोर्ट किया था, और टोटल जो प्याज इंपोर्ट किया था वो 46,000 टन किया था, उसमें से 70% कैसे खराब हो गया? किसको आप, किसके लिए कीमतें बढ़ाना चाहते हो? हम आम व्यक्ति हिंदुस्तान का जेब ढीली करके आप किन लोगों की जेबें भरना चाहते हो? मेरा तीसरा सवाल है कि जब इकोनॉमी अपने लोवेस्ट लेवल पर है, आपको कंजम्पशन बढ़ाने की जरूरत थी इकोनॉमी में। हमने तो बार बार मांग की लोगों के हाथ में पैसा दो, पर आप तो जो उनकी जेब में पैसा है उनको भी कीमतें बढ़ा बढ़ा के निकाल रहे हो। क्या इससे कंजम्पशन बढ़ेगा इकोनॉमी का? इससे कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, इससे तो कंजम्पशन और कम होगा, और कंजम्पशन और कम होगा तो नौकरियां और जाएगी। जब ऑलरेडी देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 8% के आसपास है, उस समय आप इस तरह के निर्णय लेके क्या करना चाहते हो? और लास्ट सवाल कि जब आप एक तरफ तो कहते हो कि भारत का किसान कहीं भी जाके अपनी उपज कभी भी बेच सकता है, जब उसने, भारत के उत्तर प्रदेश के मेहनतकश आलू के किसानों ने
जब उत्तर प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में 30 लाख टन आलू रखा और आपने उसको इजाजत दी कि 30 नवंबर तक आप रख सकते हो, उसको क्यों बाध्य किया गया कि 31 अक्टूबर से पहले आप अपना आलू बाहर निकाल लो? इसका मतलब आप बढ़ी हुई कीमतों का फायदा उत्तर प्रदेश और देश के मेहनतकश किसानों को नहीं देना चाहते हो। तो मेरा अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि माननीय मोदी सरकार और देश के वित्त मंत्री जी को कि ये जो आपकी जो ब्लैक मार्केटर्स को जो बचाने की जो स्कीम है, जिसको जीडीपी पार्ट 2 कहा जा रहा है, जिससे आम लोगों की जेब ढीली हो रही है और सूट बूट वाले दोस्तों की जेब को भरने का जो कार्यक्रम है, उसको तुरंत प्रभाव से बंद करें और जो आवश्यक चीज़ें जैसे कि दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, आलू प्याज हैं, रेलवे का भाड़ा है, बैंक के चार्जेज हैं, इस समय इन बढ़ोतरियों को, जो कि 10 साल के आलू हाईएस्ट स्तर पे चले गया, हाईएस्ट बढ़ोतरी है पिछले 130 महीनों की आलू में, 10 साल से भी ज्यादा, 147% और 143% से आलू और प्याज की कीमतें बढ़ रही हैं। इसको तुरंत प्रभाव से कंट्रोल किया जाए, अन्यथा हालात क्या है? बढ़ाना था जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को +10%, बढ़ा दिया आपने फूड इन्फ्लेशन को +10%, बढ़ाना था आपको देश में एम्प्लॉयमेंट को, आपने बढ़ा दिया देश में अनएम्प्लॉयमेंट को, बढ़ाना था आपको लोगों के सुख और समृद्धि को, और आपने बढ़ा दिया दालों की कीमतों को। दालों की कीमतों का इन्फ्लेशन सितंबर माह में 13.7% और वेजिटेबल प्राइस इन्फ्लेशन इन द मंथ ऑफ सितंबर इज 22.71%। सो ये कौन सा न्यू इंडिया है? ये कौन सी आत्मनिर्भरता है? ये कोई भी हिंदुस्तानी के तो समझ से परे है। मैं आपके सवालों के लिए तैयार हूँ। Before I take questions, I would like to give a brief of this PC in English. The festive season is here. The country is all set for the festive mood. And it is not only COVID-19 that is denting the spirits of the common Indian. With almost no fiscal stimulus by Government of India, IMF had predicted that fiscal stimulus size of Government of India was 2%, whereas US and Brazil, the fiscal stimulus was around 11 and 12%. So with almost no fiscal stimulus, the economy is struggling to get back to the track. As if the common man was not suffering enough through job losses, income uncertainty, the government has been ignorant and blatantly incompetent in controlling inflation. And the press conference which we are doing today is purely focused on GDP part 2. Because for Modi government, GDP part 1 was gas, diesel and petrol. So whenever we used to ask them, please increase the GDP, they had increased the prices of gas, diesel and petrol. Now they had come out with a GDP part 2. And for them GDP part 2, G means green vegetables, D means dal, and P means potato and onions. So right now the government is increasing the prices of green vegetable, dal and potato and onions, and that is reflected with the data that is called as Consumer Food Price Index. For the month of September, the Consumer Food Price Index is more than 10%, and Consumer Food Price includes all items which a consumer consumes as far as the food is concerned. The inflation for vegetable in the month of September 2020 is 22.71%. 22% inflation, 0.71% for the vegetable. And for pulses, it is 13.69%. You will be surprised to know that the current price of potato are at the highest in the last 130 months. Means the current price of potato is highest for last 10 plus years.
If we compare the potato, onion, pulses prices of October 31st, 2019 with October 31st, 2020, you will be surprised that onion prices had increased in 1 year by 143%. Potato prices by 147%. Urad dal by 27%. Arar dal by 23%. Masoor dal by 22%. Moong dal by 20%, and that too in 1 year. And mind it, this is the same year in which our people had lost the job. In the month of April to August, 2 crore 10 lakh people, salaried class people, had lost the job. You name the sector, whether it's a tourism, travel, pharma, education, you name IT, you name the sector, either there will be a news of job losses or salary cuts. And when there is a news across the sector of job losses and salary cuts, during the same time, the potato prices are increased by 147%. The onion prices got increased by 143%. Now, the things had not stopped here. You will be surprised, and for me that's a surprising data, that when potato prices is increasing at the rate of 147% per year, during the same time, the government had allowed the export of potato of 1.23 lakh tons. Why? For what reason? During the same time, when in the country we had a cold storage capacity of potato in 2018-19 at 238.5 lakh ton, why in 2019-20 we had only stored potato to the extent of 214.25 lakh ton? We have the storage capacity of potato. We know that potato prices are shooting up. Then also we allowed the potatoes to be exported, and not the small quantity, 1.23 lakh ton. That clearly shows what is the intention of the government. The intention was that this hike in price, this artificial hike in the price, the benefit should go to the suit boot friends. When people are not having money, and whatever money is there in their pocket, the government is getting that money out in the form of the increased inflation, and that too in the food prices, in vegetable prices, in pulses. My third argument, that in January 2020, we imported 46,000 tons of onion. We imported total 46,000 tons of onion, and out of 46,000 tons, 32,000 tons, around 70% in the godowns, was even not allowed to go to the market. Why? When we imported 46,000 tons, why 70% of the imported onion was not sent to the market? It means you want an artificial hike in the onion prices, so that people, the common people of our country, the middle income group society of our country, the lower income group society of our country should fetch more money, should spend more money for these things. The things had not been stopped here. In Uttar Pradesh, and this is very unique, in Uttar Pradesh, 30 lakh tons of potato lying in cold storage. Earlier, government had allowed them that you can keep these potato, 30 lakh ton, in cold storage till 30th of November. And mind, it's only few weeks back, government had passed the farm bills. And during the farm bills discussion, the Prime Minister shared with the country that any farmer can sell his product at any moment of time. Then why you are compelling the farmers of Uttar Pradesh to get their potato out of cold storage, which they don't want before 31st of October, means till yesterday they were given the time. It means the entire scheme was something else. It means that whatever is your intention is only to increase GDP part 2, that is green vegetable, dal and pulses. And the things, the inflation, the common man's inflation had not stopped here. When you will compare the train fare, and only a week back I did the press conference on that,
right now, as far as services are concerned, at a time when normal trains are not functioning, running trains in the name of special trains with increased fare and operating festive special trains with fares that are 25 to 30% more is another means of extracting money from the common people. Why you are doing this thing? The things had not stopped here. The State Bank of India had also introduced the multiple charges on ATM withdrawals, introduced multiple charges on the multi-city checkbooks, transaction at branches. So there is the inflation is increasing, whether it is in the commodity side or at the service side of the market. We have 4 specific questions to the government on this. Number 1, why no proper planning is done before exporting 1.23 lakh tons of potato stock when there is a supply crunch in our own domestic market? My second question, does the government even have the knowledge that there is a potato stock lying in cold storage across Uttar Pradesh, and why you are compelling the farmers to sell their product when on one side only a few weeks back Prime Minister assured in the parliament that a farmer can sell his product at any time at his fair price? Why you are compelling the farmers to sell at a price which they don't want to sell? My third question, that why did the government let 32,000 tons of onion stock to rot in the warehouse when we imported the stock to boost our supply? And the last question, when the time is there to boost consumption in our economy, and how we can boost consumption? By giving more money in the hands of the people. But what government is doing, when the time is there to boost the consumption, why the government is denting the pocket of the common man through increased prices of mandatory spends? In this regard, we demand the government immediately should take back, act on these black marketers and push sufficient stock in the markets to control these artificial prices. Why I am saying these are artificial prices? Because on one hand, prices are increasing, skyrocketing in the domestic market. On the other side, you are exporting the same commodity. Why? When we have the storage capacity, why the same potato is not stored in our warehouses? Why when we imported the onions, why 70% of the onions were not used in the market? What is the reason? Why you are increasing these artificial prices? Why, when there is a pandemic like situation in the entire country, when people are losing jobs during the same period, why the vegetable inflation in the month of September 2020 is 22.71% and pulses inflation to 13.69%? We demand from this podium to grant immediate relief to the common people of our country, to middle income group society of our country, to lower income group society of our country. We demand that this is a festive season. People should be given more money. You should not get the money out of the people's pocket. That is the demand which we are having. Thank you. I am open for questions if you are having any. बिल्कुल दिया जाएगा, और जब जब लोगों के ऊपर भले ही वो फार्म बिल्स की बात हो, किसानों को एमएसपी से महरूम करने की केंद्र सरकार ने कोशिश करी, भले ही वो चाइना वाला इश्यू हो, भले ही वो इन्फ्लेशन वाला इश्यू है, हम हर मुद्दा जिससे कि हर हिंदुस्तानी को फर्क पड़ता है उस मुद्दे को लेकर सड़क से लेकर संसद तक उतरेंगे। सरकार भले ही हमारे सांसदों को निष्कासित कर दें, पर हम हर आवाज़ हर प्लेटफॉर्म पर उठाएंगे, और हम आपकी बात से सहमत हैं। बिल्कुल हम इन चीज़ों को सड़क से लेकर संसद तक जरूर उठाएंगे। आपने सही फरमाया, माननीय स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी संसद में खड़े होकर जब आलू की 5% कीमत बढ़ जाती थी तो हंगामा करती थी, और आज 143% कीमत बढ़ी है।
प्याज की एक साल में और 147% कीमत बढ़ी है आलू की एक साल में। उसके बारे में कौन क्या कहेगा, हम जरूर इन मुद्दों को उठाएंगे। बिहार में कैंपेन चल रहा है दूसरे चरण के मतदान के लिए। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास डबल इंजन की पावर है, जबकि जो विपक्ष है, जो महागठबंधन है, वो डबल युवराज के लिए ये लड़ाई लड़ रही है। कैसे आप देखते हैं? तो उन्होंने सही कहा, नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी के लिए बोला उन्होंने डबल युवराज। वही है युवराज जो जिनके आंखों तले सृजन जैसे घोटाले हो जाते हैं, जिनके कार्यकाल में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसी जघन्य अपराध हो जाते हैं, जिनके कार्यकाल में नीति आयोग कहता है कि बिहार में गरीबी की रेखा के नीचे 33.74% जनसंख्या है, जिनके कार्यकाल में देश में 400 SEZ है, एक भी बिहार में नहीं लग पाता है, जिनके कार्यकाल में एक भी इंडस्ट्री क्लस्टर बिहार में नहीं बन पाता है, जिनके कार्यकाल में मखाना हो, लीची हो, मच्छी हो, सारी चीजें बिहार में होती है, पर उनकी प्रोसेसिंग उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में होती है। क्यों? तो उन्होंने सही कहा है कि ये बात उन्होंने नीतीश कुमार जी के लिए और सुशील मोदी जी के लिए कही है कि ये हमारे दो युवराज हैं, जिनके कार्यकाल में नीति आयोग के अनुसार बड़े राज्यों में भले ही वो पर जो लोगों की जनसंख्या हो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, या मॉल न्यूट्रिशन का हो, या स्कूल ड्रॉप आउट्स हो, या ग्रॉस एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन हो, या मेडिकल फैसिलिटी हो, जो ये बोलते हैं मुख्यमंत्री 15 साल रहने के बाद कि बिहार में इसलिए उद्योग नहीं लगते क्योंकि यहाँ समंदर नहीं है, तो उन लोगों से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? आप तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने तो खूब प्रयास किया पटना को समंदर बनाने का, पर आप प्रयास 2 महीने ही बना पाते हो, क्योंकि 2 महीने तो आप जब भी बरसात आती है वो पटना को समंदर बना देते हैं, पर 12 महीने नहीं बना पाए वो। और अपनी असफलता का श्रेय वो कह देते हैं, अपनी असफलता को ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि हम इसलिए नहीं बढ़ पाए कि हमारे प्रदेश में समंदर नहीं। आप मुझे बताइए, राजस्थान में कौन सा समंदर है? मध्य प्रदेश में कौन सा समंदर है? दिल्ली में कौन सा समंदर है? पंजाब में कौन सा समंदर है? हरियाणा में कौन सा समंदर है? बताइए, क्या वो राज्य आपसे बेहतर कर रहे हैं कि नहीं? आप अपनी ये मोदी जी का और उनके पार्टनर्स का एक मॉडल है। आप अपनी असफलता किसी और पे ढोल दो। नीतीश कुमार जी इस मॉडल को पूरा समझ तो गए हैं, पर मोदी जी जितनी पारंगतता नहीं है उनके पास, क्योंकि मोदी जी को कोई सवाल पूछो तो उनके पास तो उत्तर है केपी के, कश्मीर, पाकिस्तान, कब्रिस्तान वर्सेस शमशान। आप कोई सवाल पूछ लीजिए उनसे, आप उनसे ये पूछ लीजिए कि देश में युवाओं को आज बेरोजगारी इस स्तर पर क्यों पूछी, तो वो उसका जवाब देंगे कि पाकिस्तान में ये हुआ, उसका जवाब देंगे कश्मीर में ये हुआ, उसका जब ये दोनों चीजें नहीं फिट होगी तो वो कब्रिस्तान वर्सेस शमशान का जवाब देंगे। क्या नीतीश कुमार जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने एक बार भी अपने एक भी भाषण में बिहार के डेवलपमेंट के बारे में एक शब्द बोला? क्या वो बताया ना, नहीं बता पाए? क्यों नहीं बता पाए वो कि 4.5 लाख सरकारी वैकेंसीज बिहार में बरसों तक खाली क्यों रही? वो क्यों नहीं बता पाए कि जो वो 1.25 लाख करोड़ का पिछले 2015 के चुनाव में स्पेशल पैकेज की बात करते थे, वो पैसा कहां गया? वो क्यों नहीं बता पाए कि बिहार में बिना उद्घाटन के पुल ध्वस्त हो गए, वो कौन जिम्मेवार लोग हैं? वो क्यों नहीं बता पाते हैं कि बिहार में एकमात्र ऐसा राज्य हो रहा है जहां चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी की सरेआम गोली मार के हत्या कर दी जाती है? वो क्यों नहीं बता पाए कि मुंगेर में जनरल डायर की तरह आपने माता दुर्गा के भक्तों को घेर कर लाठियां और गोलियां चलवाई, जिसमें एक आदमी शहीद हुआ? मैं शहीद बोलता हूं उस व्यक्ति को। वो क्यों नहीं बता पाते? आप केपी के मॉडल से कितने दिन तक चलोगे? और नीतीश कुमार जी कहते हैं समंदर नहीं। ये संगत का असर है। वो भी, नीतीश जी भी थोड़े दिन बाद केपी के की बातें करेंगे। वो समय जल्द आने वाला है, पर सप्ताह 10 दिन का और इंतजार है,
फिर बिहार में पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का सिग्नेचर होने वाला है। सर, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये जो उन्होंने जंगल राज के गैंग की बात की, उन्होंने कहा कि वो नक्सलियों और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में मिलके बिहार को अगर बिहार की जनता उन्हें चुनती है तो पुरानी युग में ले जाएगी, डार्क एरा में लेकर के चली जाएगी। एक चीज और ऐड कर दूं, प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि भय और भ्रम का माहौल जो है वो वहां पर विपक्ष फैला रहा है। बिल्कुल प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भ्रम का, इससे ज़्यादा भ्रम क्या हो सकता है। लोजपा कहती है मैं बीजेपी के साथ हूँ, बीजेपी कहती है मैं जदयू के साथ हूँ, लोजपा कहती है कि मैं जदयू के नीतीश कुमार जी को जेल करा दूंगी। ये मतलब बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, पर एक मतलब इसके ऊपर तो एक लव ट्रायंगल की फिल्म बन सकती है कि एक पार्टी कहती मैं इसके साथ हूँ, दूसरी कहती मैं तीसरे के साथ हूँ, तीसरी कहती मैं पहले के साथ नहीं हूँ। ये भ्रम की बात प्रधानमंत्री जी कृपया करके ये बताइए कि आपकी फोटो का उपयोग लोजपा भी करती है, जदयू भी करती है। आपने चुनाव आयोग में एक भी शिकायत की क्या कि मेरी फोटो का उपयोग कैसे हो रहा है? क्योंकि ये भ्रम का वातावरण उन्होंने ही बनाया। और जहाँ तक भय की वातावरण की बात है, जो पार्टी, जो अलायंस, जो दल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में आरोपित महिला को अपना चेहरा बना दे, उससे ज़्यादा भय का वातावरण कहीं नहीं हो सकता। जो पार्टी, जो अलायंस, जो दल, जो विचारधारा चुनाव के बीच माता दुर्गा के भक्तों को घेर कर लाठियां और गोलियां चलवा दे, उससे ज़्यादा भय का वातावरण कहाँ होगा। तो मैंने भय की भी बात कर ली और भ्रम की भी बात कर ली। आप आज जाके पूछिए बिहार के लोगों से, हालांकि उनको कोई वोट नहीं दे रहा है, पर आप किसी से भी पूछेंगे कि लोजपा किसके साथ है, कोई आंसर नहीं। जदयू किसके साथ है, कोई आंसर नहीं। भाजपा किसके साथ है, कोई आंसर नहीं। ओवैसी किसके साथ है, कोई आंसर नहीं। यही तो भ्रम का वातावरण है। दूसरी तरफ हम एक क्लियर कट एजेंडा के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और वो है 3R मॉडल, रोजगार, रोजगार और रोजगार। हमने कभी भी पाकिस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, कश्मीर, इनकी मुद्दों की बात करी? हम बोल रहे हैं 15 साल में नीति आयोग ने बिहार को बड़े राज्यों में सबसे नीचे का स्थान क्यों दिया, उसका जवाब दीजिए। हम पूछ रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां ऐसे देंगे। हमसे पूछा गया था कि 10 लाख नौकरियों का पैसा कहां से आएगा, हमने उसका विवरण दे दिया उनको। क्योंकि ये बिहार की वो सरकार है जो केंद्र सरकार से मिला हुआ RTE का पैसा उपयोग नहीं कर पाती है। 26,500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार के तहत जो RTE में मिला वो वापस है। ये वो सरकार है जो ताली बजा बजा के पूछ रही थी कि 10,000 करोड़ दूं के 20,000, 30,000 दूं के 40,000, वो 1.25 लाख करोड़ कहाँ गए। ये वो सरकार है जो वादा करके आई थी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएगी, उसका क्या हुआ। ये वो सरकार है जिन्होंने कहा भागलपुर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनेगी। एक ईंट भी उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भागलपुर के लोगों ने तो नहीं देखी। हाँ, स्वप्न में किसी और ने देख लियो तो पता नहीं। तो जनता उनसे पूछ रही है कि भले ही आपके बांका का पावर प्लांट हो या भागलपुर का विश्वविद्यालय हो, भले ही आपका स्पेशल पैकेज की बात हो या बेरोजगारी की बात हो, क्यों बिहार, और बड़े जिम्मेदारी से एक आंकड़ा दे रहा हूं, क्यों बिहार में बेरोजगारी की दर अप्रैल 2020 में 46% थी। 46% का अर्थ समझते हैं आप लोग? हर 2 बिहार के लोगों में से 1 बिहार का आदमी जो नौकरी चाहता है और उसको नौकरी नहीं मिल रही। इन सवालों का जवाब दे। भ्रम और भय की मैंने आपको बात बता दी। और दोनों युवराज, माननीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी, वो युवराज ही हैं क्योंकि वो जनता के लिए काम नहीं करते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की में आरोपित महिला, उनका चेहरा है, उनकी पार्टी का चेहरा है। ये वो भय दिखाना चाहते हैं महिलाओं को, बच्चियों को कि हमारे मन में ये है। सर, दुमका और बेगू में जो 3 तारीख को चुनाव हो रहे हैं उस पर जयमंगल सिंह बेगू कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दीपक प्रकाश जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चुनाव शिकायत थे, जो जानकारी इन्होंने हमें नहीं दिया है संपत्ति को लेकर के, आप इसको लेकर के बिल्कुल भ्रामक है और गलत है, यानी तथ्य छिपाने का आरोप लगाया है। देखिए, ये चुनाव आयोग को उन्होंने अपनी बात कही है। चुनाव आयोग एक संस्थान है, ऑटोनोमस है, वो अपनी
संज्ञान लेगा इस बारे में। पर जो माननीय दीपक प्रकाश जी है, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि झारखंड में 4 बीजेपी है, एक अर्जुन मुंडा बीजेपी है, एक बाबूलाल मरांडी बीजेपी है, एक रघुवर दास बीजेपी है और एक मिसलेनियस बीजेपी है जिसमें दीपक प्रकाश जी आते हैं। तो वो 3 जो दूसरी बीजेपी है उनसे कंसल्ट कर ले कि इसका क्या करना है। बाकी जो उन्होंने अपनी बात कही है वो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा। पर मुझे ऐसा, जहाँ तक मेरी जानकारी है, इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट ने एफिडेविट दिया है उसमें सारे तथ्यों का पूरा उल्लेख किया है। एक सवाल लिखित में आया है, प्रधानमंत्री के बयान पर है, सर, टुडे स्पीकिंग इन बिहार प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कांग्रेस डिड नॉट बॉदर टू पे देयर रिस्पेक्ट टू सरदार पटेल। इस पे हमारी प्रतिक्रिया चाहते हैं। और मेरे ख्याल से उनको मालूम नहीं, कल ही हम लोगों ने किसान अधिकार दिवस मनाया, उस पर प्रेस रिलीज भी है और ये जो सेक्शन है उसके बारे में बिल्कुल। तो देखिए, जो लोग सरदार पटेल को समझते और जानते हैं ना, वो लोग सरदार पटेल की यूनिटी जो मूर्ति है वो चीन से नहीं बनवा के मंगाते, क्योंकि सरदार पटेल ने तो अपना सारा जीवन अखंड भारत के लिए लगा दिया। जो लोग सरदार पटेल को जानते हैं, हमने कल भी ये बात करी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार पटेल, हमने ये बात करी इन द कंटेक्स्ट ऑफ द बर्दोली फार्मर्स मूवमेंट which was also recalled. It was lamented that whatever has been on top priority of all previous government in terms and planning has been destroyed in one single stroke by the Modi government. Farmers have been rendered helpless and vulnerable, and the PM has blatantly attacked what Sardar Patel fought and what he had achieved. तो सरदार पटेल को आप कितना समझते हो? कभी आप भ्रम फैलाते हो कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू के बीच में विवाद था? जब चिट्ठियां सामने आ गई, किस तरह का उन दोनों के बीच में सामंजस्य था, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना थी। आज आप नया भ्रम फैला रहे हो सरदार पटेल को। आपके लिए सरदार पटेल नए हैं, हमारे लिए तो सरदार पटेल हमारी आत्मा है, हमारी सोच है। आपको उनकी मूर्ति को चीन से मंगवाना पड़ता है, हमारे तो दिल में वो बसते हैं। आपने उनकी मूर्ति के लिए किसानों से लोहा इकट्ठा किया था, उसका क्या हुआ? हम पूछना चाहते हैं। किसानों के घर से आपने लोहा मांगा था, उसका क्या हुआ? वो चीन से क्यों मंगवानी पड़ी आपको उनकी मूर्ति? तो जहाँ तक सरदार पटेल की बात है, कांग्रेस का पूरा परिवार, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, और मैं यहाँ कांग्रेस बीजेपी की भी बात नहीं करता, हर हिंदुस्तानी जिसको हिंदुस्तान के तिरंगे से प्रेम है, जिसको हिंदुस्तान की आज़ादी से प्रेम है, जिसको महात्मा गांधी के विचारों से प्रेम है, वो सरदार पटेल का प्रेम जरूर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप वहाँ प्रेम करो और यहाँ नहीं करो। पर हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि सरदार पटेल के लिए तो गांधी जी महात्मा गांधी थे, वो उनके लिए उनके आदर्श थे। पर जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे, वो आज संसद में भाजपा के टिकट पे कैसे पहुंच गए? क्यों भारतीय जनता पार्टी उनको अपने दल से बाहर नहीं करती? क्यों प्रधानमंत्री जी ये कह के बस चुप हो जाते हैं कि मैं दिल से माफ़ नहीं करूंगा? क्योंकि सरदार के लिए तो जो भी थे वो महात्मा गांधी थे। पर आप महात्मा गांधी को गाली दिलवाते हो, आज भी दिलवाते हो, उनके हत्यारों को आप माल्यार्पण करते हो। क्यों आप नहीं कहते कि जो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं उनसे बड़ा जघन्य अपराध किसी और ने नहीं किया? तो ये इस तरह की भाषा, मैंने कहा ना आपको, चुनाव आपके खत्म हो जाने दीजिए, 7 तारीख को सारे मुद्दे चले जाएंगे वापस। फिर वो कब निकलेंगे मैं आपको आज ही बता रहा हूं, बंगाल चुनाव में ये सब मुद्दे वापस निकलेंगे। अब जनता इन मुद्दों से नहीं, जनता कह रही है आप पिछले 6 साल का अपना हिसाब दीजिए, आपने 6 साल में क्या किया उसके बारे में अपनी डिटेल्स दीजिए। आपके शासनकाल में बेरोजगारी क्यों बढ़ी? आपके शासनकाल में दुनिया में सबसे तेजी से गिरती हुई अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान कैसे बना? उसका जवाब दीजिए। उससे आप बच नहीं पाओगे। आप कितनी भी डाइवर्ट एंड रूल की टैक्टिस, डिवाइड एंड रूल नहीं, डाइवर्ट एंड रूल की टैक्टिस लगा लो, देश आपसे सवाल हमेशा पूछे।